आज का हमारा टॉपिक है प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रीटी मेकिंग पावर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। मीनिंग: privilege and immunity are special legal protection given to an international organization, its official, so that they may perform their duties independently, impartially, without any interference by the host state or any member state। जो प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी होती है, एक स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन होता है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके ऑफिशियल मेंबर को दी जाती है, ताकि वो अपने फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शली परफॉर्म कर सके बिना किसी इंटरफियरेंस के होस्ट स्टेट या किसी अदर मेंबर स्टेट के द्वारा। दे आर फंक्शनल इन नेचर। जो हमारी प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ होती हैं वो फंक्शनल नेचर की होती है, वो आप पर्सनल यूज़ के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ आर नॉट सेम, they are not synonymous to each other, they are different and have their own meaning। जो privilege and immunities होती हैं वो synonymous नहीं होती, उनकी अपनी independent identity and meaning होती है। they are not supplementary to each other, they are complementary। it is not important that who gets privileges who also get immunity। ये जरूरी नहीं है जो एक व्यक्ति जिसको प्रिविलेज मिली गई है उसको इम्यूनिटी भी मिले। यहाँ पे प्रिविलेज का मतलब है एडवांटेज एंड इम्यूनिटी का मतलब है कुछ लीगल प्रोटेक्शन। द प्रिविलेजेस एंड इंटरनेशनल लॉ। जो प्रिविलेजेस होती है और इम्यूनिटीज होती है इंटरनेशनल लॉ में, वो किसी ना किसी एक लीगल पर्सनैलिटी को ही दी जाती है, इसकी लीगल बैकिंग भी होती है। जैसे कि आर्टिकल 104 ऑफ यूएन चार्टर एक लीगल पर्सनैलिटी की बात करता है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन शेल इंजॉय in the territory of its member states such legal capacity as may necessary for its functioning। जो यूनाइटेड नेशन है वो अपने मेंबर स्टेट की टेरिटरी में ऐसी लीगल कैपेसिटी, ऐसी लीगल पर्सनैलिटी इंजॉय करता है जो कि नेसेसरी है उसके फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। और आर्टिकल 105 ऑफ यूएन चार्टर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ की बात करता है। ये कहता है ऑल सच प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स पर्पस। ये कहता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड जो उसके ऑफिशियल मेंबर है उनके पास ऐसी प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ हैं जो कि नेसेसरी है ताकि अपने फंक्शन एंड एक्सरसाइज को कम्प्लीटली फुलफिल कर सके। अब हमारा दूसरा एक्ट आता है कन्वेंशन ऑन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन 1946। ये एक एक्ट है जो सपोर्ट करता है हमारे प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ को। ये स्पेशली यूनाइटेड नेशन के लिए बनाया गया है। इसमें हमारे 5-6 प्रिविलेजेस दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्रेमाइस एंड आर्काइव्स। जो यूएन चार्टर के जो प्रेमाइस होते हैं वो इनवॉयलेबल होते हैं, आप उसमें एंटर कर ही नहीं सकते हो बिना कंसेंट के। यहाँ तक कि जो वहाँ की होस्ट स्टेट की अथॉरिटी होती है वो भी एंटर नहीं कर सकती बिना कंसेंट के। प्रॉपर्टी एसेट्स आर्काइव कैन नॉट बी सर्च। और जो वहाँ की प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं, आर्काइव बुक्स डॉक्यूमेंट होते हैं, रिपोर्ट होती है, आप उनको सर्च भी नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स एग्जम्पशन। जो यूएन असेंबली होती है, उसके ऑर्गन्स होते हैं, उनके ऑफिशियल मेंबर होते हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशन दिया जाता है। चाहे इनकम टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, कॉर्पोरेशन टैक्स हो, उन सबसे वो एग्जम्प्टेड होते हैं। इसके 2 एक्सेप्शन हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टैक्स उन पर लगता ही लगता है। एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज़। जो ऑफिशियल्स होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो कस्टम ड्यूटीज से भी एग्जम्प्ट होते हैं। अगर उनने जो गुड है इंपोर्ट किया है अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए तो वो ड्यूटी फ्री होता है। कम्युनिकेशन प्रिविलेजेस। जो यूनाइटेड नेशन और जो ऑफिशियल मेंबर हैं वो इंजॉय करते हैं सिमिलर ट्रीटमेंट एज डिप्लोमेट्स ऑन मिशंस। जैसे डिप्लोमेट्स ऑन मिशन जो होते हैं वो एक प्रिविलेज इंजॉय करते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन है आप हिंडर नहीं कर सकते, उनके कम्युनिकेशन को आप सुन नहीं सकते हो अगर अपने होस्ट स्टेट से बात करना चाहें। सिमिलरली जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उनके पास भी अनलिमिटेड कम्युनिकेशन प्रिविलेज होता है, आप उसको हिंडर कर ही नहीं सकते हो। इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल सूट्स। जो ऑफिशियल मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशन के, उनके पास इम्यूनिटी होती है कि उनके अगेंस्ट में कोई भी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग आप इनिशिएट कर ही नहीं सकते हो डोमेस्टिक कोर्ट में, जब तक यूएन स्वयं उस इम्यूनिटी को वेव ऑफ ना कर दे। हमारा 6th पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एसेट्स।
जो यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल मेंबर होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके पास फ्रीडम होती है एसेट्स की। दे होल्ड फंड इन एनी करेंसी, किसी भी करेंसी में वो फंड को होल्ड कर सकते हैं। ऑपरेट बैंक अकाउंट एनीवेयर, कहीं से भी अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र मनी अक्रॉस द बॉर्डर फ्रीली, और बॉर्डर के अक्रॉस फ्रीली मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी फाइनेंशियल हिंड्रेंस के। फ्री फ्रॉम फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, जैसे कि यहाँ पे आरबीआई होता है, सेबी होता है, उसके कोई भी रेगुलेशन इन पे असर नहीं करते हैं, उनसे फ्री रहते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा टीटी मेकिंग पावर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। The capacity to enter into treaties is one of the most significant manifestation of international legal personality of an organization. जो ट्रीटी में एंटर करने की जो पावर होती है किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एज अ लीगल पर्सनैलिटी, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है, एसेंशियल पार्ट होता है उसका। उसके बिना वो अपने फंक्शनिंग को प्रॉपर कर ही नहीं सकता, एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता। In modern international law, an international organization is not merely a passive tool of its member state, but an active subject capable of creating a legal relation. इंटरनेशनल लॉ में जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक मेरा सब्जेक्ट नहीं होता है उसके मेंबर स्टेट का। उसके पास अपनी डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी, एक लीगल पर्सनैलिटी होती है जो उसको उसके पावर देती है कि किसी भी ट्रीटी में एंटर कर सकता है, किसी भी पर्सन को स्यू कर सकता है, सूट को डिफेंड कर सकता है, कंपनसेशन डिमांड कर सकता है, एज जो कि ले डाउन किया गया था रेस्पिरेशन केस में और डब्ल्यूएचओ केस में। However, unlike state, the treaty-making power of international organization is derived from the power granted by its state a foundational instrument. जो स्टेट होता है उसके पास ट्रीटी मेकिंग पावर होती है, बाय बर्थ होती है। जिस दिन से वो रिकोगनाइज होता है एज अ स्टेट उसके पास वो इनहेरेंट पावर आ जाती है। पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसी इनहेरेंट पावर नहीं होती है। वो उस पावर को डिराइव करता है उन एसोसिएशन ऑफ स्टेट से जिनने उनको कॉन्स्टिट्यूट किया है, या उस फाउंडेशनल इंस्ट्रूमेंट से जिसके द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। वो परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो चार्टर हो सकता है, वो कन्वेंशन हो सकता है। मीनिंग ऑफ ट्रीटी मेकिंग कैपेसिटी। The treaty-making capacity of an international organization refers to its ability to enter into international agreement with a state or other international organization for achievement of its objective. जो ट्रीटी मेकिंग कैपेसिटी होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वो रिफ़र करती है उस एबिलिटी को जिसके जरिए कोई भी इंटरनेशनल बॉडी किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है, चाहे वो किसी और स्टेट के साथ हो या किसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो। इसका पर्पस सेम यही रहता है कि ताकि अचीवमेंट कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर हो, सिक्योरिटी हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, कुछ भी। दिस कैपेसिटी इज नॉट इनहेरेंट लाइक द स्टेट। जैसे मैंने बताया, जो ये कैपेसिटी होती है स्टेट की जैसे इनहेरेंट नहीं होती है, डेराइव्ड होती है इन अ लिमिटेड सेंस अपॉन द प्रोविजन ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ। जो ये डिराइव की जाती है, जो प्रोविज़न दिए गए हैं इसके इंटरनेशनल लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में या एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स के द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया उससे। द लीगल बेसिस ऑफ ट्रीटी मेकिंग पावर। जो ट्रीटी मेकिंग पावर है वो हवा में नहीं कही गई, उसका भी एक फाउंडेशन है, उसका भी एक लीगल बेसिस है। इसके दो मेजर पिलर्स हैं। पहला है वीना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज बिटवीन द स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो वीना कन्वेंशन है लॉ ऑफ ट्रीटीज का स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो फॉर्मली कोडिफाई करता है इस ट्रीटी मेकिंग पावर को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। ये अलाउ करता है उसको कि वो फॉर्म कर सकता है ट्रीटी को ताकि अचीव कर सके अपने ऑब्जेक्टिव को और प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके वो एट अ इंटरनेशनल लेवल पे। इसका सेकेंड पिलर है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी भी बोलते हैं। इट वॉज लेड डाउन इन द रेस्पिरेशन केस। इसको रेस्पिरेशन केस में ले डाउन किया गया था। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हेल्ड किया था जो यूनाइटेड नेशन है, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इज़ अ लीगल पर्सनैलिटी। वो एक लीगल पर्सनैलिटी है एंड हैव ऑल्सो दोज पावर इम्प्लाइडली। उनके पास वो पावर्स इम्प्लाइडली एग्जिस्ट करती है विच आर नॉट मेंशन इन इट्स चार्टर बट आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटी। जैसा कि आर्टिकल 104, 105 में बताया गया था, जो यूनाइटेड नेशन है ये उन पावर को भी इम्प्लाइडली पोजेस करता है जो उसके चार्टर में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं की गई है, पर वो पावर एसेंशियल है ताकि परफॉर्म कर सके वो अपने फंक्शंस को, ड्यूटीज़ को।
जो कि ले डाउन की गई है आर्टिकल 1 में पर्पस एंड आर्टिकल 2 उसके प्रिंसिपल्स पे।